तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ सब्जेक्ट की प्रश्नावली 3.2 का नया पार्ट। दोस्तों आज हम इसमें दोस्तों सॉल्व करेंगे प्रश्न 3.2 के 19 से लेकर 22 तक के प्रश्न। तो दोस्तों समय न गंवाते हुए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। आइए चलिए इसे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या प्रश्न है। यदि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि कोई व्यापारी है उसके पास 30,000 रुपये का कोष है, यानी कि उसके पास 30,000 रुपये हैं किसी काम में लगाने के लिए। अब वो क्या कह रहा है आगे, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। अब वो क्या चाहता है कि इसको दो किसी अलग अलग भाग में बांटना चाहता है। ठीक है, तो वो उसने क्या कहा आगे देखिए। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक, पहला बांड जो बनाना चाह रहा है उसमें 5% का वार्षिक तथा द्वितीय बांड में पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अब वो दो भिन्न भिन्न बांडों में बांटना चाह रहा है, अपना निवेश करना चाह रहा है पैसा, और 5% का वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है उसे। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 ए नंबर 1800 रुपये तथा बी 2,000 रुपये प्राप्त हो। यानी उन्होंने ये कहा है कि हमें दो कोष जो हैं इन दो भाग पैसों को बता दीजिए जिसमें हमें वार्षिक ब्याज एक पर 1800 और दूसरे पर 2,000 प्राप्त हो। कैसे कैसे हम अपने 30,000 रुपये को दो भागों में बांटें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रश्न की। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कुल पैसा कितना है, इतना है ना, तो कुल रुपये लिखते हैं। कुल निवेश कह सकते हैं इसे, कुल रुपये कितना है 30,000। ठीक है, अभी उन्होंने कहा इसे दो भाग में बांटें, तो हम लिखते हैं माना पहला भाग बराबर x। अब पहला भाग मान लिया हमने x है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग कितना हो जाएगा दोस्तों 30,000 में से हम x माइनस कर देंगे, वो हमारा दूसरा भाग निकल आएगा, क्योंकि पहला भाग हमने इसे मान लिया और जितने ये रुपए है उसे हम मान लीजिए 30,000 से घटा देंगे, दूसरा भाग निकल आएगा। तो ये हमारा दूसरा भाग देखिए 30,000 माइनस x। अब इसे हम एक अवयव के रूप में लिखेंगे। उन्होंने कहा है कि अवयव गुणनफल के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित करना है। तो हम मान लीजिए इसे a मान लिया हमने, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x और 30,000 माइनस x, ये दो एक अमाउंट होंगी अलग अलग, ये बन गया अवयव। ठीक है, ये बन गया। अब पहले देखी जाए तो हमें कितना वार्षिक ब्याज देना है 5% का, और दूसरे पर 7% का। तो ये परसेंट दे रखा, हम इसे रुपयों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ब्याज बराबर कितना परसेंट दोस्तों 5%। तो इसे हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 5 अपॉन कर देंगे दोस्तों 100 से, और जब इसे हम भाग करेंगे तो आएगा 0.05। ठीक है, इतना आएगा। दूसरी तरह से दूसरा ब्याज क्या आएगा, ब्याज 7% पे कितना रुपया आएगा, अगर एक उसकी बात की जाए तो 7/100 बराबर 0.07, इतना होगा दोस्तों। अब इसे भी हम एक रुपये है तो इसे आर मान लेते हैं, अभी इसे भी अवयव के रूप में व्यक्त करना है तो आर मान लिया इसे अवयव, और हमने इसे लिख लेते हैं अवयव। तो पहले भी हमें 0.05 और दूसरे को 0.07 के रूप में मिलेगा। अब प्रश्न अनुसार दोस्तों हमें पहले देखना था कि 1800 रुपये पे कितना हमें भाग करने चाहिए पैसों के, कि हमारा अच्छे से हो जाए मैनेज पैसा, है ना। तो देखिए, तो कुल ब्याज कितना है, यह कुल ब्याज की रकम देख लीजिए, कुल ब्याज रुपये में। ठीक है, कितना चाहिए हमें 1800, मतलब 1800 में दे रखा है। उन्होंने कहा है कि 1800 रुपये ही चाहिए, मान लीजिए 30,000 को कितने भागों में बांटें। तो ये बराबर ए भी है, ए इंटू आर, सॉरी ए का मतलब पहला अवयव, दूसरा का मतलब आर, इसको अगर गुणा करेंगे तो इतना बनता है। ठीक है, तो ये हमें पता है नहीं है, तो हम ये तो हमें पता है ना, लेकिन ए पता है और आर पता है, तो इसको इंटू करेंगे, इसी के बराबर आएगा दोस्तों। तो इसका मान इंटू करते हैं हम। तो पहले इसे लिखेंगे x और 30,000 माइनस ए, x और ये x। ठीक है, x है ये दोस्तों। ओके, अब ये आर लिखते हैं। आर कितना है 0.07 बराबर कितना दे रखा है हमें 1800। ये हमें एक समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, गुणनफल के रूप में दे रखा है और ये हमें एक संख्या दे रखी है। तो देखिए दोस्तों गुणा करते हैं। गुणा दोस्तों कैसे करेंगे, हम पहला अवयव है इसकी पहले से करेंगे, फिर ये दूसरा अवयव है दूसरे की दूसरे से करेंगे, बस इतना ही करना है इसमें। तो इस x की इतने से करो तो कितना आएगा 0.05। अब रूल का प्लस लगा देंगे,
ठीक है। अब इसकी इससे करो या इसकी इससे, एक ही बात है। तो इसकी इससे करनी है, फिर यहाँ पे x है, तो हम क्या करते हैं, इसकी इससे करते हैं और इसकी इससे करते हैं। ठीक है, रूल का चिन्ह लगा देंगे बाद में, रूल का चिन्ह पहले से प्लस लगा दिए। इसकी गुणा इससे करेंगे दोस्तों, कितना आएगा फिर देखिएगा, 7 तियाँ 21, 21 हो गया। और पूरी अमाउंट जो हमें दे रखी है वो लिख लेंगे हम, 21,000, 0 0 0, 1 2 3 4 दे रखे हैं, 4 लगा लो अब भी, 1 2 3 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा, 2 के बाद पॉइंट लगा लिया आपने भी। इस तरह से गुणा करते हैं हम इसकी। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस एक्स की गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 0.07 एक्स। ठीक है, ये 2100 है मात्र, ये रहा पूरा एक अवयव बराबर 1800। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमें इतना दे रखा है, अब इसे खोलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा, प्लस माइनस माइनस। चलिए खोलते हैं पहले, और यहाँ पर 5x है, 0.05x। ठीक है, अब इसको दोस्तों अगले पेज पे करते हैं, तो क्या आएगा, अवयव 0.05। ठीक है दोस्तों, प्लस 2100, यहाँ पे सॉरी x था, 2100 रुपये प्लस सॉरी माइनस बताया था ना, माइनस 0.07 x। ठीक है, बराबर कितना था दोस्तों, 1800 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसको हम घटाएंगे इसमें से, क्योंकि ये x वाले हैं, ये घट जाएंगे, ये रुपये है, इसको ऐसे रहने देते हैं। चलिए 2100 ऐसे रहा। अब 0.05x माइनस होगा 0.07x, तो बराबर बचेगा दोस्तों माइनस का 0.02x। ठीक है, बराबर 1800। अब देखिए ये जो है एक संख्या है ये पूरी। ठीक है, ये इस संख्या को इससे करेंगे हम तुलना, तो देखिए तुलना करने पर ठीक है, तो इसकी इससे तुलना करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2100 माइनस 0.02x बराबर 1800 रुपये। अब ये 2100 में से 1800 इधर हम ले जाएंगे, रुपये एक तरफ ले जाते हैं, एक्स वाला पार्ट इधर रहने देंगे, तो 0.02x ऐसी रहेगा बराबर 1800। 2100 दोस्तों इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का। अब इसको घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 0.02x, इसको घटाएंगे दोस्तों बचेगा 1800 है, ये 2100 है, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 300। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब कितना बचा, 0.02x, 0.02x बराबर 300, इतना बचा दोस्तों। अब क्या करेंगे, x मान निकालना, मान लिए है ना, x का मान तो निकालना है, तो ये जो है पॉइंट गुणा में लगा हुआ है 0.02, इसको हम लिखेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों। देखिए 300/0.02। ठीक है, और जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 यहाँ पे संख्या है ना, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पर कितने रह गए नीचे, 0 0 2, यानी कि केवल 2 ही रह गया। अब 2 को हम काटेंगे, 2 1 2, ये 30 मान लो इससे पहले, तो 30 है, 15 दूनी 30 होते हैं तो 15 आ जाएगा, और ये 3 जीरो बचे, 3 जीरो ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर आ गया दोस्तों 1500। तो पहला भाग तो हमारा आ गया x बराबर कितना, 1500। और दूसरा भाग क्या था, दूसरा भाग आपको याद है, दूसरा भाग बराबर था 30,000 माइनस x, और x कितना है दोस्तों, कितना, 15,000। और 15,000 30,000 से 15,000 दोस्तों जाएंगे, कितना बचेगा, 15,000। तो इन्होंने कहा है अगर आपको 1800 रुपये पर ईयर वार्षिक ब्याज चाहिए, तो अगर आप अपने पैसे को बांटना चाहते हैं तो 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला 15 और दूसरा 15,000 में। ठीक है, तो आपको 1800 रुपये ब्याज मिलेगा। अब अगला प्रश्न क्या था दोस्तों, अगला प्रश्न अनुसार देखते हैं। अगला था बी, तो देखिए प्रश्न अनुसार, अगले प्रश्न अनुसार क्या था, उन्होंने कहा था कुल ब्याज कितना चाहिए था उन्हें दोस्तों, 2000 रुपये। पहले 1800 मांगा था, दूसरा 2000 मांगा था, उन्हें 2000 चाहिए। और कुल ब्याज बराबर था कि तो दोस्तों a इंटू आर, यानी कि अवयव a जो उनकी संख्या थी, मतलब भाग के टुकड़े हमने किए थे, और r उनका ब्याज की दरें रुपए में जो हमने लिख ली थी, बराबर इतना। तो a इंटू आर करते हैं फिर से इसका, तो इसके बराबर रखते हैं अब, तो कितना आएगा देखिए, x 30,000 माइनस x, ये वाला पार्ट दिया है। ठीक है, इंटू करेंगे 0.05 था 0.07 दोस्तों, बराबर अब रखेंगे हम 2000। पहले हमने रखा था 1800 रुपये, क्योंकि हमें 1800 के भाग करने थे,
तो अब हमें 2000 ब्याज के भाग करने हैं। ठीक है, तो हम इससे करते हैं। तो इसकी इससे गुणा करेंगे दोस्तों, पहले पार्ट की पहले से, दूसरे पार्ट की दूसरे से, तो करते हैं। तो एक्स की इससे करेंगे कितना है 0.05x। अब इसकी इससे कर लो, इसकी इससे भी करेंगे, इसकी इससे करेंगे दोस्तों मैं ना वो खोल दे रहा हूँ रूल का प्लस माइनस। तो पहले तो प्लस लगाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा। तो इसकी इससे गुणा करेंगे कितना है 7 3 21 और कितने इसके आगे जीरो लगे 4 लगा दो 1 2 3 4। अब देखिए ये पॉइंट के बाद कितने संख्याएं 2 है ना, तो लास्ट से 2 पॉइंट लगा दो बस। तो ये कितना बचा केवल 2100 मात्र। अब इसकी गुणा होगी इससे, तो प्लस माइनस माइनस, इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा 0.07x मात्र इतना। अब ये सब प्लस माइनस में हो गया बराबर 2000। ठीक है। अब देखिए आप ये एक्स वाले पार्ट है, इनको हम क्या करते हैं घटाते हैं, जोड़ते घटाते हैं। तो ये ऐसे रहेगा 2100 माइनस 0.02x बराबर 2000। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा एक ही पार्ट है दोस्तों, तो इसकी इससे कर देंगे तुलना। और इसे दोस्तों हम ना आव्यूह में भी लिख सकते हैं, इससे आव्यूह के आव्यूह बराबर होता है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आव्यूह के आव्यूह से तुलना कर देंगे हम, तुलना करने पर तो 2100 माइनस 0.02x बराबर 2000। इसको इधर लेके आएंगे दोस्तों, 0.02x बराबर 2000 माइनस 2100। कितना बचेगा 2100 में से 2000 जाएंगे दोस्तों 100 रुपये मात्र, लेकिन किसका बचेगा माइनस का। और इधर माइनस का 0.02x है, तो इधर तो 100 बचा माइनस का ओनली। अब देखिए दोस्तों माइनस से माइनस कट जाता है, और ये गुणा में दे रखा है x के 0.02, इधर चला जाएगा भाग में आ जाएगा। तो देखिए 100/0.02 पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं होती हैं, तो उतने ही यहाँ पे 0 पड़ जाते हैं। ठीक है। अभी केवल कितना रह गया 2, 0 तो हट गया, 2 बचा केवल रुपये। तो 2 को हम काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 और 0 आगे के 3 ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है x बराबर 5000 रुपये, मात्र 5000 रुपये। ठीक है। और ये तो पहला भाग आ गया एक्स का है ना, दूसरा भाग भी तो अभी आएगा, तो अब देखेंगे दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या करना था हमारे लिए 30,000 माइनस एक्स, तो एक्स माइनस करेंगे अभी कितना आया हमारा, माइनस आया 5000 सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, 5000 आ गया एक्स का भाग, तो इधर कितना बचा 25,000। ठीक है, ये रहा दोस्तों इसका आंसर। पहले का ये रहा आंसर, दूसरे वाले का आंसर ये रहा, पहले और दूसरे का। तो ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम, चलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। दोस्तों इन्होंने कहा है कि उनके पास 3 किताबें हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। और भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की पास 8 दर्जन, भौतिक विज्ञान की रसायन विज्ञान की 10 दर्जन, भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन और अर्थशास्त्र की 10 दर्जन किताबें हैं इनके पास। और रसायन विज्ञान की जो किताब है वो 80 रुपये बेच रहे हैं ये, और भौतिक विज्ञान की 60 रुपये और बाकी अर्थशास्त्र की 40 रुपये की पुस्तक बेच रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करके बताइए यदि सभी पुस्तकों को बेच देंगे तो इन्हें कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो सॉल्यूशन करते हैं कि किताबें गिनती कितनी है। ठीक है, तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तकें। तो दोस्तों 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तकें अगर देखी जाएँ या देखी जाएँ रसायन विज्ञान की पुस्तकें, तो कितनी है रसायन विज्ञान की पुस्तकें, तो 10 दर्जन है। 10 दर्जन बराबर कितना होगा दोस्तों 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। 12 केले ऐसे आपने खरीदे होंगे तो 1 दर्जन में आपको 12 केले मिलते हैं। तो यदि 10 दर्जन होंगे तो 10 गुणा 12 कर देंगे हम। 10 गुणा 12 बराबर कितनी होगा दोस्तों 120 पुस्तकें। यानी कि उनके पास रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी है 120 पुस्तकें। अब देखिए हम देखते हैं भौतिक विज्ञान की पुस्तकें कितनी हैं दोस्तों, देखिए 8 दर्जन है उनके पास। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे 8 गुणा 12, 12 तो दोस्तों कितना होता है
96 पुस्तकें यानी कि उनके पास भौतिक विज्ञान की हैं, ठीक है। और बचा क्या अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की कितनी पुस्तकें उस पर देखते हैं अभी। अर्थशास्त्र की पुस्तकें कितनी पुस्तकें हैं 10 दर्जन है दोस्तों। 10 दर्जन कितनी होंगी 10 × 12 बराबर 120 पुस्तकें। अब इन पुस्तकों को दोस्तों हम क्या करेंगे एक आव्यूह के रूप में लिखते हैं। तो माना कि एक आव्यूह ए है और उसमें 120 पुस्तकें रसायन विज्ञान की लिख देते हैं, 96 पुस्तकें हमारी भौतिक विज्ञान और 120 पुस्तकें अर्थशास्त्र। ये आव्यूह बन गया दोस्तों। अब इन्होंने कहा है रुपये का चक्कर इनका क्या देखिए। इन पुस्तकों को विक्रय मूल्य क्रमशः रसायन विज्ञान का इतना और भौतिक विज्ञान का इतना तथा अर्थशास्त्र का इतना प्रति पुस्तक है। तो हम दोस्तों क्या करते हैं इनका मूल्य लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 10 दर्जन रसायन विज्ञान कॉमा 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः कितना है दोस्तों 80 रुपये 60 रुपये तथा 40 रुपये है, ठीक है। ये इन्होंने रुपये दे रखा है। अब इसे हम क्या लिखेंगे एक आव्यूह के रूप में लिख लेंगे, एक बी आव्यूह के रूप में, ठीक है। तो पहली पुस्तक का कितना रेट है 80 रुपये, दूसरी पुस्तक का जो भौतिक विज्ञान की 60 और तीसरी पुस्तक का क्या रेट है दोस्तों 40 रुपये। तो हमने इसे एक आव्यूह के रूप में लिख लिया। अब हम आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करते हैं। हम क्या करेंगे a × v और हमें निकालना है कितना कुल कितनी धनराशि हो जाएगी यदि सब पुस्तकें बिक जाएँ। तो हम a × v करेंगे तो हमारा × निकल आएगा दोस्तों। देखिए कैसे करते हैं a × v बराबर करते हैं दोस्तों। तो पहले तो a लिखिए 120 96 120, ठीक है। और ये देखिए 80 रुपये 60 रुपये और 40 रुपये। अब क्या होगा दोस्तों जो रसायन विज्ञान की किताबें 120 उनकी सीधी काउंटिंग हो जाएगी 80 रुपये से। तो उस तरह से इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी और ये जुड़ जाएंगे। इसे कहते हैं आव्यूह गुणनफल के प्रयोग द्वारा। तो इसकी गुणा करते हैं दोस्तों। तो इस पहले देखो इसमें आव्यूह में गुणा क्या होती है दोस्तों, पहले अवयव की पहले से, दूसरे अवयव की दूसरे से। लेकिन हम इधर इस तरह से चलते हैं और इधर इस तरह से, मतलब इधर तो इधर बढ़ेंगे लेकिन इधर नीचे बढ़ेंगे। तो पहले के पहले से जैसे इधर बढ़े वैसे नीचे आ जाते हैं, फिर इधर बढ़ेंगे फिर इधर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा तो 12 8 96 96 और इसके आगे एक जीरो लगा, इसके आगे जीरो लगा, 2 जीरो लग गए, ठीक है। अब एक रूल का दोस्तों आता है प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। अब 96 × 6 तो हमें तो गुणा नहीं आती तो हम जीरो हटा देते हैं। 6 की गुणा 96 से करते हैं पहले। 6 छंग 36 हाथ से लग गया 3 6 नीमा 54 54 और 3 57 और जीरो इसका बचा था जीरो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लस का चिन्ह लगाते हैं रूल का। अब 120 की गुणा करेंगे 4 से तो हमें आती नहीं है तो हम 4 की गुणा करते हैं सीधे पहले 12 से। 12 चौक 48 और इसके आगे एक जीरो था, इसके आगे एक जीरो था, 2 जीरो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये बन गया एक आव्यूह, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं तो लास्ट का जोड़ते हैं 0 0 0 कितना आ गया 0 0 6 6 और 0 तो 6 आ गया। तीसरा संख्या जोड़ते हैं 8 और 7 दोस्तों 15 15 और 6 21 21 का 1 कहाँ से लगा 2 2 और 4 6 6 और 5 11 11 और 9 दोस्तों 20। तो दोस्तों ये रहा एक सीधा अमाउंट। तो यदि हम सारी पुस्तकें बेचेंगे तो हमें कितना रुपये मिलेगा 20,160 रुपये। ये रहा दोस्तों इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21वां प्रश्न और 22वां प्रश्न। ये दोनों दो प्रश्न दोस्तों एक ही से हैं दोस्तों और इन दोनों को सॉल्व करना एक ही सा बेस है। तो इसका एक स्टेटमेंट दे रखा है हमें ऊपर, पहले हम वो पढ़ते हैं, उसकी बेस पे हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों। तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि x y z w तथा p यानी कि हमें कोई 5 क्रमशः जो 2yn 3yk 2yp n/3 तथा p इंटू k कोटियों के आव्यूह हैं, यानी कि x y z w p एक आव्यूह हैं जो इतनी कोटियों के हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या इतने को सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहले तो हमें ये आव्यूह दे रखे हैं 5 और इनको ये इनके ऑर्डर दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे हम 21वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ते पहले p इंटू वाई
प्लस W इंटू वाई के परिभाषित होने के लिए N के तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा। इन्होंने दोस्तों पूछा है यदि P इंटू वाई की जाए प्लस करा जाए उसके बाद W प्लस इंटू वाई तो N के और P पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसके क्या क्या मान आएंगे। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसे हम पहले समझते हैं। तो P एक अवयव है दोस्तों, ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू वाई एक अवयव, वाई को भी ऐसे लिख लेते हैं। और हमें क्या करना है, फिर प्लस करना है, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब हमने W लिखा एक अवयव है, इंटू करना है इंटू वाई अवयव से, ठीक है। अब दोस्तों P अवयव का हमारे लिए कितना दे रखा है, कोटि दे रखी है इसकी। P अवयव 5वां है तो 5वीं कोटि ये रही, ये वाली P इंटू के ही है, ठीक है, ओके। और हमें वाई की कितनी दे रखी है दोस्तों, वाई की सेकंड है तो ये रही सेकंड 3 इंटू के, ओके। और ये देखी जाए ये कौन सी थी, W की चौथी है दोस्तों, फोर्थ वाली ये रही N इंटू के, N इंटू 3। और W हो गया, वाई की कितनी है दोस्तों, सेकंड है 3 इंटू के दोस्तों लिख लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों P इंटू के, जब हम P की अवयव की के अवयव से गुणा करेंगे तो P वाई अवयव बनेगा, मान लीजिए कोई, जैसे इन्होंने ये बताया, ठीक है। लेकिन ये किस ऑर्डर का बनेगा, ये किस कोटि का बनेगा, तो इस देखते हैं इसकी कोटि कैसे बनती है दोस्तों। पहले अवयव की पंक्ति यानी कि रो और दूसरे अवयव की दोस्तों कॉलम के बराबर ही अगला हमारा अवयव बनता है। तो पहले की हमारी क्या है, पंक्ति यानी कि P, ये रही P, और इंटू के, जो इन दोनों को जब हम अवयव की गुणा करेंगे तो हमारा जो अवयव अगला बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा दोस्तों, P इंटू के ऑर्डर का, ठीक है। प्लस लगा देते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें हम इस अवयव की अवयव से गुणा करेंगे तो मान लीजिए W बाई अवयव बनेगा, किस ऑर्डर का बनेगा दोस्तों, तो इसमें देखेंगे पहले अवयव की रो और दूसरे अवयव की कॉलम, है ना दोस्तों, तभी तो पता लगा कि हमारा कौन सा बनेगा। तो ये बनेगा N इंटू के, ये N इंटू के, ये अवयव का बनेगा। अब देखिए दो अवयव दे रखे हैं आपको, जब आप इसको जोड़ेंगे या आप इसको घटाएंगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम देखेंगे कि अवयव जो होते हैं, अवयव की यानी कि कोटियाँ होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि कॉलम के बराबर होता है और रो के बराबर होता है। मान लीजिए जैसे आपने कभी हल किया होगा 2/2 का कोई अवयव, ठीक है, 2/2 का अवयव, तो घटाया होगा तो 2/2 का ही अवयव दिया होगा आपको, या जोड़ा होगा तो, क्योंकि हम कभी जोड़ या घटा सकते हैं जब हमारा ऑर्डर सेम दिया होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव को प्रत्येक अवयव से जोड़ना या घटाना होता है, इसीलिए। तो देखिए अगर हम इसकी तुलना करें तो पहला कॉलम में होता है पंक्ति, सॉरी, है ना, रो, तो पहली रो जो है दूसरी रो के बराबर होगी, तो P बराबर होगी किसके, N के बराबर होगी, नहीं होगी, क्योंकि दो अवयव जब हम जोड़ेंगे तो उसकी जो कोटियाँ होंगी वो भी तो बराबर होंगी। तो रो के बराबर होगा, कॉलम कितना दोस्तों, के बराबर होगा, देखिए, है ना। तो पहले तो हमें ये पता लग गया कि P बराबर होगा N के, इसके मुताबिक, क्योंकि हमें यही लाना था। देखिए किस ऑपरेशन हमारा यही है, ठीक है। दूसरा ये रहा। अब तीसरा दे रखा है के बराबर के, लेकिन के का इसमें हम देखेंगे कोई मान है तो ये है, लेकिन के का इसमें मान दे रखा 3, तो हमें के का मान भी तो पता होना चाहिए, 3 कैसे आया। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, जब ये अवयव है, ये दो अवयव की गुणा करते हैं दोस्तों, तो क्या देखा जाता है, तो देखा जाता है दोस्तों इन दो अवयव की जब भी हम गुणा करेंगे तो पहले अवयव की कॉलम यानी कि ये और दूसरे अवयव की पंक्ति यानी कि 3, ये आपस में क्या होंगे, बराबर, तभी दो अवयव की गुणा संभव है। तो के बराबर कितना आएगा दोस्तों, 3, देखिए यहाँ से आ गया, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो, इसमें तो N का दे रखा है, के का नहीं है, ठीक है। तो ये के का मान आ गया 3, तो हमारा दोस्तों इसका आंसर सॉल्व होगा ये वाला, ये रहा इसका आंसर। अगला प्रश्न क्या है, यदि N बराबर P हो या है, इन्होंने यानी दे रखा है हमें N बराबर P, तो अवयव ZX माइनस 5Z की कोटि क्या है या कोटि हैं, क्या होंगी कोटि, इसका मतलब इन्होंने पूछा है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखिए 7 ऐसे ही रहेगा। अब मान लीजिए कोई अवयव है X, ठीक है, माइनस करा गया है 5, बाहर लिख देते हैं, और Z अवयव से, ठीक है। तो Z अवयव X अवयव की कोटि ऊपर दे रखी है हमें, पहली कितनी है 2 इंटू N, और दूसरे अवयव की दे रखी है यानी कि Z की तीसरा है, तो इसकी दे रखी है 2 इंटू P। अब देखिए जब दो अवयव दे रखे हैं हमें X और Z, हम इन दोनों अवयव को कब जोड़ेंगे घटाएंगे दोस्तों, जब ही जोड़ेंगे घटाएंगे जब इनके कॉलम से और रो से बराबर होंगे, यानी कि इनकी कोटि आपस में क्या होंगी, बराबर, तभी तो होंगी। तो देखिए पहला क्या होता है रो, तो इसमें देखिए 2 बराबर 2 दे रखा है, यानी कि पहली रो 2 बराबर 2 दे रखी है दोस्तों में, यानी कि रो इसके बराबर ही है दोनों की, लेकिन कॉलम भी तो बराबर होंगे ना, तो N बराबर होगा P के,
क्यों, एन बराबर होगा ना पी के। तो इन्होंने पूछा है कि अगला जो अभी कोटी बनेंगी उसकी कोटियाँ क्या होंगी, पी इंटू टू या टू इंटू पी, है ना, टू इंटू एन, सॉरी एन इंटू थ्री, तो पी इंटू एन। तो पहली बात तो दोस्तों ये सिद्ध हो गई कि एन इंटू थ्री तो बनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे टू और एन का प्रयोग हो रहा है, थ्री का तो प्रयोग हो रहा नहीं है, ये नहीं बनेंगी। और पी इंटू एन भी नहीं बनेंगे दोस्तों, इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। अब क्या होगा जरा चेक करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम अगर चेक करें तो इसकी जोड़ेंगे तो यहाँ पे एन बराबर पी आ गया ना दोस्तों, ये एन बराबर पी आ गया दोस्तों, सॉरी पी था यहाँ पर, ठीक है, एन बराबर पी आ गया। अब यदि इन दोनों अवयव को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो अगला अवयव बनेगा एक्स वाई वो कैसा बनेगा, तो टू टू तो टू ही रहेगा। जब एन बराबर पी के है तो पहले हम पी भी रख सकते हैं, या हम टू वैसे का वैसे ही रहेगा दोस्तों। लेकिन जब एन बराबर पी के है तो पी बराबर तो एन होगा, तो एन रख देंगे हम इसकी जगह। तो एक या तो हमारे ये कोटी बन सकती है या ये, क्योंकि एन बराबर पी के है हमारा इसके मुताबिक दोस्तों, है ना। तो इसमें से देखिए कौन सा प्रश्न सॉल्व होता हमारा। पहला तो ये देखा पी इंटू टू, तो दोस्तों ये तो गलत हो गया क्योंकि टू होगा इंटू पी हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा। तो अगला देखते हैं, तो टू इंटू एन ये सही है क्योंकि इससे मैच हो रहा है दोस्तों, है ना, या ये होता है या ये होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों ये रहा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।